तो चलिए, ये एक क्वेश्चन है बढ़िया वाला आपके सामने। ये आप सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई बात ये है, मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा हूँ या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ या मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने चाहिए। ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। मेरा टारगेट ये है कि ट्रांसफार्मर के यानी मशीन के इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएं। भाई बात यह है, पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं, 80 आसान है, 20 क्वेश्चन कठिन है। तो कंपटीशन उन 20 क्वेश्चनों का है। ये एक क्वेश्चन है, आप इसको टेस्ट की तरह लो। अगर आता है तो छोड़ दो, नहीं आता है तो फिर मुझे सुनो। अब आप इसका आंसर बताओ। ये प्रश्न है, आंसर बताइए क्या होगा। भाई प्रश्न ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाईज आर लाइट वेटेड, ट्रांसफार्मर का साइज गेट रिड्यूस एट हाई फ्रिक्वेंसी। ये बताइए आप मुझे। काई कह रहे प्रश्न ये कह रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे लाइट वेट होता है, ये कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है ट्रांसफार्मर का साइज घट जाता है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर। बताओ क्या बात है कि क्या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे लाइट वेट होता है और क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर साइज घट जाता है। बताइए क्या आंसर आएगा। ए दोनों सही हैं, ए भी दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। बी कह रहा है सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। सी कहता है ए सही है, डी कहता है ए गलत है। अब बताओ क्या आएगा आंसर। आराम से टेस्ट की तरह बताइए क्या आएगा आंसर। जानते हो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए, मत देखो क्वेश्चन। जो नहीं जानते हैं वो देखिए। अब देखो भाई, ये जो अब 10 मिनट लूँगा मैं आपकी, तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कह रहा है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर वेट है कोर का वो कम होता है। और क्यों कम होता है? कारण ये है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर जो है साइज है वो घट जाता है, साइज घट जाता है। ये बात है। ये कह रहा है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर वेट कम होता है, उसका कारण ये बता रहा है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे साइज घट जाता है। अब बताइए आप। तो देखो मैं आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर आएगा कि हाँ ये बात सही है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर वेट कम होता है और कारण भी सही है क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफॉर्मर का साइज है वो घट जाता है। दोनों बात अपने आप में ठीक है और आंसर आएगा इसका ए। लेकिन अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। तो देखिए भाई, इसमें इसने 4 वर्ड यूज करे हैं। इसने 4 वर्ड यूज किए हैं और वो वर्ड क्या है देखो। ये यूं कह रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो कोर का वेट घट जाता है और घट इसलिए जाता है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर साइज घट जाता है। अब मैं इस बात को समझा रहा हूँ और इसको समझाने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। देखो ये एक फॉर्मूला है। क्या है कि भाई ईएमएफ जो है, ईएमएफ ये प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी के। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है, वाइंडिंग में क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। तो वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी के। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये कहाँ से आया? कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर कोर का वेट कम होता है क्योंकि कोर की साइज घट जाती है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको क्या कह रहा हूँ, क्या क्या मैं नई कहानी लेकर आ गया कि भाई जो ईएमएफ पैदा होता है ना, ईएमएफ वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी के। तो पहले मैं आपको यही बात समझाता हूँ ये कहाँ से आया। तो देखो मैंने ये मान लिया कि ये एक ट्रांसफार्मर की कोर है, ये एकदम बढ़िया ट्रांसफार्मर की कोर है। और इस ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, ये देखो भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। समझो आप क्या कह रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आप ये कहोगे कि ट्रांसफार्मर की कोर है और उसमें फ्लक्स है, तो भैया पहले तो आप ये बताओ कि ये फ्लक्स कहाँ से आया। तो मैं बता रहा हूँ फ्लक्स कहाँ से आया। तो देखो भाई, ये मैंने मान लिया
कि ये मैंने मान लिया कि ये आपका ट्रांसफार्मर की कोर है। तो ट्रांसफार्मर की कोर है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग लिपटी हुई है। तो इस वाइंडिंग को मैंने किससे कनेक्ट किया है? वोल्टेज से। जब तुम किसी भी वाइंडिंग को, किसी भी तार को वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो उस तार में क्या बहेगी? करंट। और करंट बह कहाँ से रही है? इन टर्नों में से करंट बह रही है। देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फ्लक्स कहाँ से आया। तो इस फ्लक्स को समझाने के लिए मैं क्या समझा रहा हूँ? वोल्टेज। कि भाई ट्रांसफार्मर को मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में करंट फिल हुई। यहाँ पे क्या फिल हो रही है? करंट। बढ़िया बात है। तो देखो आगे मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो करंट बह रही है ना, ये 5 एम्पियर है। और ये जो टर्न है, ये टर्न कितने? 10 है। तो जब ये जो 10 टर्न है, इसमें से 5 एम्पियर करंट फिल होगी तो 50 एम्पियर टर्न उत्पन्न होगा। और एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। देखो बात ये है कि आप ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जब मैंने वोल्टेज से कनेक्ट किया तो करंट आई, करंट टर्नों में से भाई तो एम्पियर टर्न उत्पन्न होगा। और एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की उत्पन्न होती है। और जिस तरह से ईएमएफ की वजह से करंट आता है, वैसे ही एमएमएफ की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे आ जाएगा? कोर में। कौन सी कोर? जो कोर किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन स्टील की। जो कोर सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है वो मैग्नेट बन जाएगा। अगर मैं भाई समझाऊँ ना आपको देसी बात, तो देसी बात ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, जो कि लोहे की बनी हुई है, मतलब सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, ये एकदम बढ़िया मैग्नेट बन जाएगा, एकदम मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह काम करेगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आया है? सप्लाई वोल्टेज, उसकी कारण करंट, और करंट के कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। मतलब मैं आपसे ये बात आपको जो समझाई है ना, ये कि भाई ये जो बात मैंने आपको समझाई है, तो मैंने ये बता दिया कि इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये बात आपको समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आया। अब बात ये है कि ये जो आपका वोल्टेज है, यानी कि ये जो आपका वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग है। तो इसकी वजह से जो करंट है वो भी अल्टरनेटिंग है। और उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये भी अल्टरनेटिंग है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है। अब आप कहोगे भाई अल्टरनेटिंग क्या होता है? बताता हूँ। देखो, बात ये है कि भाई जब हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ज़मीन से हर एक पॉइंट पर हमारी ऊंचाई अलग रहती है। इसी तरह से जो ये वोल्टेज है, इसका मान बार बार बदल रहा है। उसके बाद बार बार जब जैसे मान लो हम नीचे आए तो हमारी ज़मीन से ऊंचाई है वो घटेगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब ये है जो बार बार बदलता है। भाई जैसे हम पहाड़ पे चढ़े तो ज़मीन से हर एक पॉइंट पर हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, फिर उतरेंगे तो घटेगी। तो अल्टरनेटिंग का मतलब है जिसका मान बार बार बदलता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये भी अल्टरनेटिंग है, करंट भी अल्टरनेटिंग है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है? अल्टरनेटिंग है। अब देखो, अब अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है, उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी वो फ्लक्स जो बार बार बदलता है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये फाई मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो, अब हमें पता है इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से, इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ उत्पन्न होगा। और हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा? ईएमएफ की जगह ईएमएफ ये हमने लगा दिया बराबर। तुम्हें पता है ईएमएफ है फ्लक्स की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न होने का कारण का विरोध करेगा, इसलिए माइनस। एन की जगह एन वन, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। डी बाई डी टी की जगह डी बाई डी टी। और ये फ्लक्स कौन सा है? अल्टरनेटिंग। तो ये लिख दिया मैंने फाई मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बात ये है
EMF की जगह EMF, बराबर की जगह बराबर, माइनस की जगह माइनस, आई N1 की जगह N1, ये फाई मैक्सिमम ले लिया मैंने बाहर, d/dt करेंगे साइन ओमेगा टी की, तो इस ओमेगा आ जाएगा आगे, ओमेगा आ जाएगा आगे, और साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब आगे देखिए, देखो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाई आपका जो ये कोस ओमेगा टी है, इसको लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 1, तो माइनस N1 फाई मैक्सिमम 2πf, और इसके मैक्सिमम का मान रख दिया मान लो मैंने 1। तो देखो यहाँ से ये निकल के आया है कि मैक्सिमम जो EMF है बराबर होता है, ये इक्वेशन होगी, इसमें से दो चीज़ ले ली हमने, फाई मैक्सिमम और एफ। तो यहाँ से ये निकल के आया कि जो मैक्सिमम EMF है जो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई मैक्सिमम और एफ के। यानी कि ये जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये वाली बात, सबसे पहले मैंने आपको ये वाली जो बात बताई थी कि भाई आपका, ये मैंने आपको जो बताया था कि मैक्सिमम जो EMF है जो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी के। अब देखो मैंने EMF मान लिया कांस्टेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाई और एफ भी कांस्टेंट, आपका जो फाई और एफ है ये भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आपका φ1 और f1 बराबर φ2 और f2। तो देखिए अब आप ये भी जानते हैं कि फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, फ्लक्स की डेंसिटी। ठीक है, तो फ्लक्स वन एरिया 1 तो डेंसिटी भी 1। अब देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी कि जो फ्लक्स 1 है इसकी जगह A1B1 और फ्लक्स 2 की जगह A2B2, ये डेंसिटी कांस्टेंट है, तो A1 F1 बराबर A2 और F2। ठीक है भाई, अब देखो ये मैंने A2 है इसको मैं नीचे ले, सॉरी F2 है इसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, बढ़िया बात है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है, और वो ये है कि फ्रिक्वेंसी और एरिया इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एरिया घटेगा। मतलब बात क्या है, बात ये है देसी बात कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो साइज घटेगा। तो सही बात है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उस पर आपका कोर है वो लाइट वेटेड होती है। दोनों बात अपने आप में ठीक है, दोनों बात अपने आप में ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया, भाई नहीं आया तो रहो अपने घर। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया एग्जाम में और आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपका एक नंबर डूब जाएगा। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर भाई सीधी बात ध्यान रखो, फ्रिक्वेंसी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब देसी बात यह है, फिर मतलब या ऐसे भी लिखते हो 1/, फ्रिक्वेंसी है तो ये हो जाएगा, एक मिनट, आप देसी बात ये ध्यान रखिए कि एरिया है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एरिया कम, एरिया कम तो साइज कम। अच्छा, तो फिर मैंने इतनी कहानी आपको क्यों समझाई भाई, जो चीज़ रटी हुई होती है ना वो आप एक दिन भूल ही जाते हो। मैं नौकरी के इतने साल बाद ये बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए हर बात को समझ लो। क्या समझाया मैंने आपको, मैंने आपको समझाया कि भाई जो EMF उत्पन्न होता है ना, ये मैंने समझाया कि भाई यहाँ पे आपका EMF जो उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज, उसकी वजह से करंट, करंट की जो टर्नों में से बहेगी एम्पियर टर्न, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होता है, EMF। तो वो जो EMF है जो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है वो फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बढ़िया बात है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई फ्लक्स और आपका जो है फ्रिक्वेंसी है, तो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स 1 तो F1, फ्लक्स 2 तो F2। फिर मैंने कहा कि भाई फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, फ्लक्स की डेंसिटी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।